मित्रों, नमस्कार। लीगल टॉक सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी मित्रगण इस कठिन समय में अपने घर पर स्वस्थ होंगे। मैं अपने इस सभी आगंतुकों को प्रणाम करता हूं और आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सफल अधिवक्ताओं में से एक माननीय जयंत भट्ट जी जुड़े हुए हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और सर, मैं आपसे तहे दिल से कहता हूं सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला सर। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित करने के लिए, और आशा करता हूं कि आप, आपके सभी परिवारजन और मित्रगण जितने भी हैं सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और इस कोरोना के संक्रमण के दौर पे अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत जरूरी है कि आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात लोगों तक रखें और उजागर करें कि सबसे कठिन समय में सबसे जरूरी ये होता है कि हम ही घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर में हैं तो सारी सावधानी बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये बड़ा ही कठिन दौर है हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए। तो सबसे ज्यादा सावधानी और सबसे ज्यादा सक्रियता और सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ सबल बुद्धि का जो एक उदाहरण हम दे सकते हैं लोगों को, ये है कि खुद बाहर जाकर इस बीमारी और इस महामारी को और न फैलाएं। बिल्कुल सर, जब सबका साथ होगा और सर सब मिलकर के सोचेंगे तो हम इस बीमारी को हराने में सक्षम होंगे सर। ऐसा ये हमारा मानना है सर। सर, एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर, क्योंकि मेरी बड़े दिल से तमन्ना हो रही थी सर कि आपको एक बार बुलाया जाए सर, क्योंकि मैं आपको लास्ट पास्ट 1 ईयर से फॉलो करता हूं सर और आपके लिंक्डइन पोस्ट को बहुत डीपली और बहुत गहराइयों से पढ़ता हूं सर। और सर, आज मैं हर मुद्दे पर बात करना चाहूंगा कि कैसे आप लॉ की फील्ड में आपने सफलता हासिल करी और लॉ के दौरान आपको क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे आपने उस पर अपनी जीत हासिल करी। सर, इस मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगा। तो सर्वप्रथम सर, आपका स्वागत है। और सर, मेरा आपसे सबसे सर्वप्रथम सवाल ये है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, कृपया आप सभी आगंतुकों को अपने बारे में बताएं सर। शुभम, संक्षेप में बताऊं तो ये है कि मैं कार्य से एक अधिवक्ता हूं। वैसे अपने आप को एक मानव की श्रेणी में डालता हूं सबसे पहले, क्योंकि अगर आप अमानवीय हैं अपनी हरकतों में तो मैं समझता हूं कि मानव बनने का आप अधिकार खो देते हैं। पहली बात तो ये। तो दूसरा, थोड़ा मनुष्य की तरफ और एक व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं देखूं तो मैं समझता हूं कि समाज से जुड़े रहना चाहिए और समाज के हित में मुझे आपको कार्यरत रहना चाहिए जहां तक हो सके। पहली बात तो ये। कार्यशैली के अनुसार मैं एक अधिवक्ता हूँ, एक एडवोकेट हूँ, लॉ जिसको हम कहते हैं। तो कोर्ट जाके अपना जीवन यापन करता हूँ। जो मेरे अभिभावक हैं, मेरे जो मुवक्किल हैं, वो जब मेहरबानी बरसाते हैं हम पे, हमारे पास कुछ केस या ब्रीफ लेके आते हैं, तो उनका मैं माउथपीस बन जाता हूँ। उनके केस ब्रीफ्स को अध्ययन करता हूँ, उसका अनुसरण करता हूँ, और उसको देख के कुछ हद तक वो जो बातें होती हैं उसको हम ड्राफ्टिंग करते हैं, फीडिंग करते हैं, कोर्ट के सामने रखने की कोशिश करते हैं। और ये हमेशा हमारी कामना रहती है कोर्ट से कि उस मैटर को सुने, थोड़ा सा समय दें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे केस सही होते हैं, सारे केस गलत होते हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक रोल है हमारा एक अधिवक्ता होने के कारण, उसको हम पूर्णतः निभाएं। तो संक्षेप में, ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए और आपके दर्शकों लेते हुए, कि अभी मैं एक अधिवक्ता हूँ। जहां तक आपने सफलता की बात की, देखिए सफलता के बड़े सारे दायरे होते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे वकील भाई बंधु हैं जो कोर्ट कचहरी में हैं, और वकील क्या बाकी लोग भी, जो सफलता के दायरे में अग्रसर हैं और मुझसे कहीं ज्यादा सफल मैं उनको समझता हूँ। मैं बहुत ही युवा अधिवक्ता हूँ, तो मैं नहीं समझता कि मैंने अभी सफलता की वो सीढ़ी चढ़नी भी शुरू की है, क्योंकि 14 या 15 साल की प्रैक्टिस में अगर आप समझ लें कि आप सफल हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ ये असफलता की तरफ अपने आप को ढकेलने वाली बात हो जाए। तो अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, मेरा अभी सफर शुरू हुआ है। तो मैं किसी भी मायने में अपने आप को एक उत्तम श्रेणी का वकील नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ, और ये जीवन भर की हमारी शिक्षा है जो हम निरंतर सीखते रहते हैं। और एक प्रयास रहता है, एक भरसक प्रयत्न रहता है कि आप कानून की जो श्रेणी है, कानून का जो महासागर है, उसमें गोते खाएं और डूब डूब के उस मोती का ढूंढने का प्रयास करें जिसको हम अव्वल दर्जे का ज्ञान मानते हैं। सर, मुझे आपसे एज अ पर्सनली ये जानना है सर कि सर, आपकी लाइफ में आपने क्यों चुना कि मुझे एक लॉयर बनना चाहिए, और आपने इसी प्रोमिनेंट फील्ड में अपना करियर क्यों बनाना उत्तम समझा सर? शुभम, इसके इसके दो जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब तो ये कि जब मैं क्लास 11th में था,
तो उस टाइम मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध, मैं कहूँगा, साइंस पढ़ने की कोशिश की। और होता ये कि जब आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जो आप पे मर दी जाती है, तो उसमें आप उत्तीर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आप स्ट्रगल बहुत करते हैं, अपना एक मानसिक बाध्य हो जाता है उसमें। तो मैं जो समझता हूँ, सब्जेक्ट मैंने पढ़ने शुरू किए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मतलब पीसीएम का जो वो आता है पूरा एक पैकेज, उसको आप समझ सकते हैं। उसमें मैं कभी बहुत अच्छा नहीं था, मेरी जो समझ थी उस दायरे में कभी नहीं थी। तो जो मेरे जो 2 साल गुजरे क्लास 11 और 12 में, बहुत ही संघर्षपूर्ण गुजरे। और उसी दौरान ऐसा हुआ कि हमारे मामा जी जो हैं, उन्होंने मुझे बताया कि देखो भाई, एक लॉ स्कूल नाम की चीज़ इंडिया में आई है, जो 5 ईयर का कोर्स देती है, आप इसको पढ़िए, थोड़ा सा इसके प्रोस्पेक्टस को समझिए, और आप वकील बन के बहुत कुछ कर सकते हैं, आप समाज हित में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको सिर्फ काला कोट पहन के अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है, आप एक इन हाउस काउंसिल बन सकते हैं, आप लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, आप यूएन की बॉडी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत उन्होंने मुझे ऑप्शंस उस वक्त बताए। तो ये जब आप सोचिए, जब आप महज 16-17 साल की उम्र में होते हैं, आप एक टीनेजर हैं, तो ऐसी चीजें आपको बड़ी प्रभावित करती हैं। खासकर उस टाइम इंडिया में लॉ स्कूल का जो पूरा चरण है 5 वर्ष का, वो शुरू हो रहा था। तो उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कई सारे लॉ स्कूल के एंट्रेंस दिए, और आखिरकार जब मैंने 3-4 जगह वहां पे उस टाइम क्लियर कर ली, तो मेरे परिवार ने ये सही समझा कि मुझे दिल्ली में ही रखकर पढ़ाया जाए, क्योंकि दिल्ली मैं समझता हूँ एक बहुत महान गढ़ है अधिवक्ता की प्रैक्टिस करने के लिए, अधिवक्ता बनने के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़े बड़े वकील, देश के नामी ग्रामी वकील यहाँ पे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, हाई कोर्ट हमारा यहाँ पे है, बहुत सारे ट्रायल कोर्ट्स हमारे यहाँ पे हैं, ट्रिब्यूनल्स हमारे यहाँ पे। तो एक वो एडवांटेज मुझे लगता है मेरे पास रहा अपनी पढ़ाई के दौरान भी और करने में। और जहाँ तक ये है कि मैं क्या समझता हूँ आज की तारीख में वकील बन के, मुझे लगता है जो मैंने उस टाइम कदम उठाया अपना क्लास 11वीं और 12वीं में, ये एक कहते हैं कि एक कॉन्शियस डिसीजन जो आप लेते हैं सोच समझ के कि मुझे लॉ ही करना है और लॉ के साथ ही जीना मरना है, तो वो मैं समझता हूँ कि 16-17 की उम्र से मेरे मानसिक जो आप कहते हैं ना गतिविधियां जो मेरे उस टाइम हो रही थी, उसने मुझे एक राह दिखाई। और आज भी मैं उस राह को पकड़े हुए हूँ, और कानून की इस महानगरी में, कानून के इस महासागर में आज भी कूदते लगा। सर, हम आशा करते हैं सर, और प्रे करते हैं सर, और कि आप अपनी प्रोमिनेंट फील्ड में बहुत आगे जाएं और सफलता के हर चरण को आप छुएं सर। हम तहे दिल से आशा करते हैं सर। सर, हमारा तीसरा सवाल ये है कि सर, आपके लॉ की जर्नी के दौरान आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे आपने उन पर अपनी जीत हासिल करी सर? कृपया संक्षेप में बताइएगा सर। ये सर परेशानी तो बहुत सारी होती है। हाँ जी जी, परेशानी तो देखिए हमेशा रहती है। परेशानी तो मैं नहीं कहूँगा, परेशानियों के साथ साथ उसको आप चुनौती की शब्दावली उड़ा सकते हैं। बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, आज ही की बात कर लेते हैं कि 2021 में आ गए हैं, और कोरोना संक्रमण की दूसरी हम सुनामी से, मैं अगर इस शब्द का चयन करूँ, तो उससे जूझ रहा है, पूरा देश जूझ रहा है। और ऐसे में देखिए, कोर्ट जो है ऑलमोस्ट बंद की तरह है, बहुत लिमिटेड तरीके से काम कर रहे हैं, सिर्फ अर्जेंट मैटर्स की सुनवाई हो रही है। और जो अर्जेंट मैटर्स हैं वो भी कोरोना संक्रमण को लेकर, दवाइयों को लेकर, अस्पताल में जो बेड की परिस्थिति है उसको लेकर ज्यादा केसेस सुने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है, मैं समझता हूँ एटलीस्ट जो लिटिगेशन गोइंग इंडस्ट्री में, इन हाउस और कॉर्पोरेट की बात नहीं करूंगा इसमें, पर जो एक लिटिगेटिंग वकील का जो जीवन होता है वो कोर्ट से जुड़ा हुआ होता है। और कोर्ट से जुड़े होने के कारण मतलब ये है कि जो आपकी जीवनी है वो आपके डे टू डे केस के हिसाब से जुड़ी रहती है। तो मेरे लिए नहीं, किसी भी हमारे जो वकील लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों के, उसमें मैं समझता हूँ हामी भरेंगे कि जब तक आप कोर्ट जाके अपनी बात नहीं रखते, आपके पास मुवक्किल नहीं आएंगे, आप अपनी बात को कोर्ट के समक्ष नहीं रखेंगे, तो आप फीस कैसे जनरेट करेंगे, अपनी प्रोफेशन में आप कैसे ग्रो करेंगे? क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि आज के दिन की सबसे बड़ी चुनौती हम फेस कर रहे हैं। क्योंकि और इस चुनौती से हम कैसे जूझे, मैं समझता हूँ एक साथ एकजुट होकर जूझे। ऐसी बहुत बुरी खबरें आ रही हैं कोर्ट के दायरों से, कई माननीय न्यायाधीशों के निधन के बारे में खबरें आ रही हैं, कई कोर्ट स्टाफ वकीलों की हमें बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। मेरे ही परिवार में, दोस्तों के दायरों में ऐसी मैं कई खबरें सुन चुका हूँ जहाँ पे लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, संक्रमित हो चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी आपदा है जो अभी तक हमने अपने करियर में की है और जिसका सामना किया है। और मैं सिर्फ ईश्वर से कामना कर सकता हूँ और हम सबके लिए एक प्रार्थना कर सकता हूँ संसार के लिए कि इसको जूझने की हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। क्योंकि आप ये समझिए कि न्यायाधीश बैठे हैं और जो वकील हम जैसे जो वहां पर सुधार लगाते हैं, हम एट द एंड ऑफ द डे हम सभी इंसान है ना। तो इंसान की अपनी एक सीमा होती है, और उस सीमा में हमें जो भी हम कर सकते हैं, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, वो हमें करना चाहिए। जो भी बाधा आती है, जो भी हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, जो भी संघर्ष आते हैं, उसको एकजुट होकर हमें उसका सामना करना चाहिए। और मैं समझता हूँ इसमें हमारा जो पूरा जो एक लीगल इंडस्ट्री है
सक्षम है और कर रही है जो कर सकती है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले हो सकता है 3 या 4 महीने हो सकता है मैं लगे जरूर इससे जूझने में, पर इसके बाद हम विजयी होकर जरूर आगे बढ़े। कामना करता हूं आप सभी मित्रगण जो भी ये देख रहे हैं उनको ये समझ में आया होगा। और सर मेरा चौथा सवाल ये है आपसे कि सर आपने अपनी पढ़ाई सर एलएलएम की पढ़ाई सर आपने फॉरेन से करी सर, तो सर क्या अगर कोई बच्चा है सर वो अगर पढ़ाई सर इंडियन यूनिवर्सिटी से करता है तो क्या सर कुछ डिफरेंस है अगर कोई बच्चा फॉरेन से पढ़ाई करता है या इंडिया में पढ़ाई करता है, ये कोई डिफरेंस क्रिएट करता है सर? तो इसका सरल सा उत्तर तो यह है कि मान लीजिए कि आप एक भारत ही की नगर में एक छोटे से कस्बे या शहर में पढ़ते हैं और उसके बाद आप किसी महानगर में आ जाते हैं, तो वहाँ का माहौल जो होता है, वहाँ की जो पढ़ाने की शैली होती है अपने आप में अलग होती है। एक आपको जनरल अवेयरनेस, जागरूकता आपकी बढ़ जाती है। वही बात लागू होती है जब आप अपने देश छोड़ के विदेश जाते हैं, तो आप एक नए तरीके की दुनिया देखते हैं, नए तरीके के लोगों से मिलने का आपको अनुभव प्राप्त होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो जीवन है वो कहीं ना कहीं आपको अनुभव देता है। जब भी आप कहते हैं ना एक छोटे से तालाब या कुएं से एक नदी या महासागर में जाते हैं, तो उसका अनुभव जो होगा वहां पे जो आपकी जो शैली होगी, किस तरह की तैराकी करनी है, अपनी नाव को किस तरीके से पार लगाना है, वहां की जो अलग चुनौतियां होंगी, वहां की जो अलग आपके जो कहेंगे एक्सपीरियंसेस होंगे आपके जीवन के, वो अलग होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि बाहर की पढ़ाई या हमारे देश की पढ़ाई में कम ज्यादा या 19-20 का फर्क है। मैं ये जरूर कहूंगा कि जब भी आप कुछ नया करते हैं अपने जीवन में, तो वो आपको कुछ नया जरूर सिखाता है, वो चाहे आप देश में रह के करें, विदेश में रह के करें। और आजकल के हमारे दौर में तो सब कुछ आजकल इंटरनेट पे इतना उपलब्ध हो गया है कि आप बैठे बैठे देश दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो विद्या है उसको आप कहीं से भी उसका अर्जन कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप विद्या अर्जित करते हैं, आपका जो अपना एक उल्लेख होता है, एक पर्सनल, जिसको मैं कहूँगा एक ग्रोथ होती है, वो हमेशा बढ़ती है, उसमें इजाफा जरूर। बिल्कुल सर, आपका कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि सर आपका कथन इसलिए सार्थक है क्योंकि सर सीखने की उम्र नहीं होती और इंसान किसी भी उम्र में किसी भी चीज को सीख सकता है और सर ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। सर मेरा आखिरी सवाल यह है आपसे सर, कुछ आप जनरल टिप्स देना चाहें लॉ स्टूडेंट्स को कि वो कैसे लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहें और परिस्थितियां जो भी रहे उनका सामना करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। सर इफ यू हैव एनी जनरल टिप्स फॉर लॉ स्टूडेंट्स। जी देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा टाइम टेबल अगर एक इंसान अपना बना ले तो बड़ी आसानी होती है। समय पर सोना, समय पर जागना, एक पुरानी कहावत है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, एक जो कहावत है दैट ऑलवेज वर्क्स। एक सेकंड, आप एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी सर। सो वो जो पुरानी कहावत है कि आप समय पर सोएं समय पर जागें, वो बहुत जरूरी है। उससे होता यह है कि जब आप जल्दी उठते हैं, मैं समझता हूँ अगर आप थोड़ा सुबह उठ जाएं, अगर 4:30-5 बजे आप उठ सकते हैं तो दिन आपका जल्दी शुरू होता है, बहुत सारे काम कर लेते हैं। एक कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, पता नहीं कितना कारगर होगा कि नहीं, कि अपने स्मार्टफोन से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। क्योंकि मैं समझता हूँ कोरोना के दौर पे हम लोग सब इतने डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी पे या इन्फॉर्मेशन पे, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो या ट्विटर के थ्रू हो या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, कि हम खबरों से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं। क्योंकि एंग्जाइटी हम सबके अंदर अनफॉर्चुनेटली डेवलप हो रही है, जो हम आसपास अपने घटित होते हुए देख रहे हैं। तो उसको लेकर काफी काफी मैं समझता हूँ संशय है लोगों के हृदय में, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब आप टाइम टेबल बना लेते हैं तो सुबह उठ के मैं समझता हूँ एक अपना कागज कलम ले लें, या अगर आप अपना फोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नोट्स का सेक्शन होता है, उस पर टू डू लिस्ट बनाइए अपनी कि आज आपको क्या हासिल करना है आज के दिन से। तो चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो एक नॉवल रीडिंग हो, चाहे वो एक राइटिंग पीस हो, चाहे वो रिसर्च को लेकर हो, चाहे वो एक सीरियल ही को क्यों ना देखना हो, सीरियल के लिए टाइम बांध लीजिए आप। तो मैं समझता हूँ जब एक प्रॉपर रेजिम आ जाएगी तो थोड़ा आप खुद को समय दे पाएंगे, तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो हम लोग इतना स्ट्रेस, इतनी एंग्जाइटी में जी रहे हैं, परिवार वाले एंग्जाइटी में जी रहे हैं, तो वो उसको थोड़ा सा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योरसेल्फ दैट लव एंड अफेक्शन दैट योर बॉडी नीड्स। तो वो थोड़ा जरूरी है। तो जब समय बंधा रहेगा तो काफी चीजें कारगर साबित हो सकती हैं। तो मैं यही कहूंगा बच्चों से कि दौड़ मुश्किल जरूर है, लेकिन इस मुश्किल दौर से हम जरूर निकलेंगे और जल्दी निकलेंगे। तो आप घबराए नहीं, है ना। इससे पहले भी कठिनाई आएंगी, दुनिया में बहुत सारी आई है, ये भी कठिनाई से हम जूझ रहे हैं, वैसे हम निकल के एकदम कामयाब। और सर इसी पुनर्बिंदु के दौरान सर मैं अपने साक्षात्कार को सर रोकना चाहूंगा। और सर
बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार सर आपका, जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद शुभम, मंगल कामना।